माँ, तुम अपना सामान पैक करो और चारों बेटियों के साथ निकल जाओ मेरे घर से। अब हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। बेटे की बात सुनकर बूढ़ी माँ, जिसकी चार चार बेटियां थीं, स्तब्ध रह गई। आंखों में आंसू भरकर सावित्री जी कहती है, बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी चार चार बेटियों को लेकर। एक तुम ही तो मेरा एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे अलावा अब मेरा इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है। अगर तुम मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे और मैं किस तरह से बेटियों का विवाह करूँगी। सावित्री जी की बात सुनकर के बहू भागती हुई आकर कहती है, हमने ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का। तुम सब गांव के गंवारों को अपने पास रखकर मुझे कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, यह तो मैं जानती हूँ। अब नहीं कहूँगी। मैं हाई फाई सोसाइटी में रहती हूँ, मेरी सारी सहेलियाँ हाई सोसाइटी की हैं। तुम लोगों की वजह से मैं उन्हें अपने घर में नहीं बुला पाती हूँ। तुम लोगों को देखकर वह लोग मुझ पर हंसेंगी, इसलिए निकल जाओ मेरे घर से। अब मुझे फ्री होकर रहने दो। बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, इसमें पीछे का एक कमरा मुझे दे दो। मैं तो वैसे भी तुम्हारे इतने बड़े घर में नहीं आती हूँ, मेरी बेटियाँ भी नहीं आती हैं। जैसे तुम लोग कहते हो हम उसी तरह से रहते हैं, फिर भी हमें घर से निकाल रहे हो। पिताजी के जाने के बाद एक तुम ही तो अपनी बहनों का सहारा हो और भूल गए क्या? पिताजी के मरते समय तुमने उन्हें क्या वादा किया था कि अपनी माँ का ख्याल रखोगे, बहनों की पढ़ाई करवाओगे और उनकी शादी भी करोगे। और मुझसे भी यही कहकर तुमने गांव की ज़मीन को बिकवा दिया था कि मुझे और अपनी बहनों को शहर लेकर चलोगे, उन्हें अच्छे से पढ़ाओगे लिखाओगे और फिर उनकी शादी की जिम्मेदारी भी निभाओगे। इसी वजह से मैंने तुम्हारे कहने पर गांव का घर और ज़मीन दोनों बेच दी थी कि चलो उसके पिताजी के बाद बड़ा भाई है अपनी बहनों को संभालने के लिए। लेकिन तुम अपनी सारी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना चाहते हो। अब तो हम गांव भी वापस नहीं जा पाएंगे और गांव गए भी तो जाकर क्या करेंगे? ना तो घर बचा है, न ही ज़मीन बची है। तभी बहू उनके कमरे से एक बैग में सारे कपड़े पैक करके दरवाजे के बाहर फेंकते हुए कहती है, महेश, अब तुम्हारी माँ इस घर में एक दिन भी अपनी बेटियों के साथ रुकी तो समझ लेना मैं इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम्हारी चार चार बहनों और बुढ़िया माँ को अपने साथ रखूंगी। अगर तुम्हें अपनी बहनों को और माँ को अपने साथ रखना है तो मैं चली अपने मायके और अपने डैडी से कह दूंगी कि अपने दामाद की जगह बिजनेस पार्टनर किसी और को बना लो। यह बात सुनकर महेश घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं डार्लिंग, ऐसे कैसे तुम मायके चली जाओगी? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? महेश भी बहुत अच्छी तरह से जानता था कि आज वह रिया के डैडी की वजह से ही इतने बड़े बंगले में रह रहा है। उनके बिजनेस में पार्टनर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। यह सारी शान शौकत रिया के पिताजी की वजह से ही है। अगर रिया मायके चली गई और उसके डैडी मुझसे नाराज़ हो गए तो मेरा तो सारा ऐशो आराम छिन जाएगा। दरवाजे पर पड़े हुए बैग को उठाकर माँ के हाथ में थमाते हुए महेश कहता है, माँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया बहू ने क्या कहा है? अभी भी घर की दहलीज पर खड़ी हुई हो, निकल जाओ अपनी बेटियों को लेकर। सावित्री जी की बड़ी बेटी गरिमा, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, कहती है, भैया, आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। बचपन में हम सभी लोग साथ में खेले हैं। मुझे तो अपने भाई पर कितना गुमान था, लेकिन आपके व्यवहार को देखकर मन बड़ा दुखी हो गया। मुझे तो था कि पिताजी के जाने के बाद आप हम सब की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। माँ और पिताजी ने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पढ़ाया है। घर के सबसे बड़े बेटे हो, तुमसे हम सब की बड़ी उम्मीदें थी। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा बंगला जैसा घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, खूब सारा पैसा है, तो क्या अपनी बूढ़ी माँ और बहनों को नहीं रख सकते हो? चिल्लाते हुए बहू कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारी अकेली माँ और बेटी होती तो घर के किसी कोने में रख भी लेती। पूरी की पूरी पलटन साथ में लेकर चलती हैं। तुम्हारी माँ अब चार चार बेटियों को रखना मेरे बस का नहीं है। हमने इधर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो तुम लोगों को अपने इधर रखेंगे और खर्चा भी हो। मेरे मायके में सभी लोग बहुत पैसे वाले हैं। कभी कभार वह हम लोगों से मिलने आते हैं और तुम लोगों के बारे में पूछते हैं।
तो मुझे बताने में बड़ी ही शर्म आती है। कभी भी मैंने उन लोगों को ये नहीं बताया कि तुम लोग हमारी ननद हो या यह बुढ़िया हमारी सास है, क्योंकि कहीं से भी तुम लोग हमारे स्टेटस की नहीं लगती हो। इसलिए अब तुम लोग मेरे घर से भी निकल जाओ। यह घर मेरे डैडी का दिया हुआ है, इसमें सिर्फ मेरा पति और मैं रह सकती हूँ। मेरे पिताजी का इतना बड़ा कारोबार है जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। दरअसल रिया को यह चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका पति महेश अपनी माँ और बहन के प्यार की वजह से कहीं पिघल ना जाए और उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे और शादी ब्याह का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाए। रिया पहले ही यह प्लान बना लेती है, माँ बेटी को घर से निकालना ही बेहतर है, और यह सब करने के लिए वह महेश को भी धमकी देती रहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अपने डैडी के बिजनेस से निकलवा दूंगी। महेश को पैसा और शान शौकत बहुत ज़्यादा पसंद है। वह अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम के लिए माँ और बहन को छोड़ सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम नहीं छोड़ सकता। थोड़ा बहुत महेश अगर माँ की तरफ खिंचता भी है तो वह अपने डैडी की धमकी देकर उसे अपनी तरफ कर लेती है। रिया बहुत अच्छी तरह से जानती है महेश को ऐशो आराम की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पसंद है और अपनी बूढ़ी माँ और बहनों की वजह से वह लग्जरी लाइफ कभी नहीं छोड़ेगा। रिया कहती है, माँ जी अभी भी कुछ बचा है क्या? उठाओ अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। भाभी अब आप एक भी शब्द मत बोलिएगा, बहुत बेइज्जती कर ली माँ की। अब कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओहो देखो तो सही तुम्हारी बहन के नखरे, गुरूर तो ऐसे बड़ा है जैसे कहीं की महारानी हो। महारानी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आपकी फालतू की बातें अब नहीं सुनूंगी। जब तक आपके घर में रह रही थी मैंने और मेरी माँ ने बहुत कुछ सहन किया है। तुम्हारे घर के सारे काम भी अब चारों बहनें ही करती थी। मेरी छोटी बहन जिसका भी बचपन भी नहीं गया है, मात्र 15 साल की है, वह भी तुम्हारे घर की साफ सफाई करती थी। मैं पूरा रसोई संभालती थी। माँ तुम्हारे पूरे फूल पौधों में पानी देती थी, कुछ फोकट में नहीं रखती थी तुम हमें अपने घर में। अब इन्हीं कामों के लिए तुम्हें माली रखना पड़ेगा, सफाई वाला रखना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें हमारी कीमत पता चलेगी। और भैया आप तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहनों से और तुम्हारी बूढ़ी माँ से इतने सारे काम करवाती थी, लेकिन तुम एक शब्द भी नहीं कहते थे। वैसे भी हाथ में रखकर आपने हमारी कौन सी इज्जत की। इससे अच्छा हम इस घर से निकलकर बाहर ही रहेंगे। देख रहे हो अपनी बहन के तेवर, हाथ में एक पैसा नहीं है, लेकिन अकड़ 7वें आसमान पर है। भाभी यह अकड़ नहीं बल्कि स्वाभिमान है। सावित्री जी बेटी को शांत करते हुए कहती है, बेटा शांत हो जा, शहर में आकर बेटा इतना बदल जाएगा इसकी कभी हमने उम्मीद नहीं की थी। अब बहू तो पराई थी लेकिन बेटा भी बदल गया है, तो इधर रहकर भी हम क्या करेंगे। ठीक है बेटा तुम्हारे घर से जा रहे हैं। जाते जाते सावित्री जी बहू से कहती है, बहू तुम्हें जिससे पैसे और रुतबे का इतना घमंड है ना, एक दिन देखना मेरी बेटियां तुम्हारा घमंड तोड़ेंगी और वह भी कामयाबी के ऐसे मुकाम को छुएंगे जिसकी कभी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। सावित्री जी की बात सुनकर बहू हंसने लगती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ क्या आता है, तुम्हारी बेटियों को झाड़ू पोछा करना किसी के घर में जाकर यही कर सकती है, और तो उन्हें कुछ आता नहीं है। झाड़ू पोछा करके बर्तन धुलकर अपना गुजारा करेगी, मेरी बराबरी करने चली है। बहू हाथों में सामान पकड़ाकर सावित्री जी और उनकी बेटियों को घर से बाहर धक्का दे देती है और कहती है, पलटकर दोबारा मेरे घर में मत आना। सावित्री जी बेटे की तरफ बड़ी ही आस से देखती है। बेटा भी चुपचाप सर झुकाकर घर के अंदर चला जाता है। सावित्री जी और उनकी बेटी बहुत ज़्यादा दुखी है। सबसे ज़्यादा बेटे को मुख दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहना दुखी करता है। बेटे का व्यवहार सावित्री जी को खाए जा रहा है, लेकिन क्या कर सकती है, क्या उसे अपनी माँ और बहनें दिखाई नहीं दे रही हैं। चारों बेटियों को लेकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी। तभी सबसे छोटी बेटी मेहर रोने लगती है और कहती है, माँ अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या इसी पेड़ के नीचे हमें रहना होगा। बेटी की बात सुनकर सावित्री जी चारों बेटियों को गले लगा लेती है और हिम्मत देते हुए कहती है,
नहीं बेटा, एक दिन हमारा अपना भी घर होगा, हम भी अपने घर में शांत रहेंगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी, कोई कमी नहीं होगी। हमारे पास बस कुछ दिनों की मुसीबत है, हमें इसे पार करना है और सुख दुख सबकी ज़िंदगी में चलता रहता है। अभी हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तभी तो 6 महीने पहले तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब तुम्हारे भाई ने भी हमें छोड़ दिया है। लेकिन यह समय भी बीत जाएगा, एक दिन देखना हमारा समय आएगा। इस तरह से अपनी बेटी को सावित्री जी हिम्मत देती है। सावित्री जी की हिम्मत की वजह से ही उनकी बड़ी बेटी गरिमा भी बड़ी ही हिम्मत वाली है। शाम होते होते सबको भूख लगने लगी। माँ, इधर आसपास मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जब से भैया के पास शहर में आए हैं, भैया कहीं हमें लेकर भी नहीं गए जिससे शहर जाना पहचाना हो। पास में ही किसी मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही है। चलो इधर ही चलते हैं, हो सकता है उधर हमें कुछ खाने को मिल जाए। सावित्री जी अपनी बेटियों को लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ती है। देखो तो मंदिर में भगवान की दया से भंडारा हो रहा था। सावित्री जी बेटियों के साथ भंडारे का भोजन करती है और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करती है कि आज तो मुझे तुम्हारी सत्ता पर पूरा भरोसा हो गया कि तू किसी को भी भूखे नहीं सोने दे सकता है। 1-2 दिन सावित्री जी के मंदिर में ही वहाँ का प्रसाद खाकर निकल जाते हैं, लेकिन फिर वह अपनी बेटियों से कहती है कि बेटा, हम इस तरह से ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, तभी हम पैसे कमा पाएंगे और अपने लिए एक छत ले पाएंगे और मेहनत से ही 2 वक्त का खाना खा पाएंगे। लेकिन माँ, हमारे हाथ में तो एक पैसा भी नहीं है और बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने कानों के छोटे छोटे कुंडल को उतारते हुए गरिमा के हाथ में देकर सावित्री जी कहती है कि बेटा, हम इन सोने के कुंडल को बेच देंगे। वैसे तो मेरा मन इन कुंडलों को बेचने का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने बड़े ही मन से यह मुझे दिए थे, लेकिन क्या करें, मेरी बेटियों से ज़्यादा मेरे लिए कुंडल ज़रूरी नहीं है। पर माँ, हमें तो पता भी नहीं है कि हम उनको कहाँ बेचेंगे। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए एक सेठ सेठानी उन्हें दिखाई देते हैं। सावित्री जी उनके पास जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, आप मुझे बड़े ही धनी व्यक्ति लगते हो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे सोने के कुंडल ले लीजिए, असली सोने के हैं, चाहे तो इनको चेक भी करवा सकते हो और इसके बदले तुम्हें जितना भी कीमत आपको ठीक लगे मुझे दे दो। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। वह सेठ सेठानी बहुत ही भले दिल के लोग थे। तुम कुंडल क्यों बेच रही हो? बस कुछ मजबूरी है साहब, 4-4 बेटियों की जिम्मेदारी है, इसलिए बेचने पड़ रहे हैं। इतना कहते कहते सावित्री जी की आंखों में आंसू भर आए। कहाँ है तुम्हारी बेटियाँ? सेठानी ने पूछा तो सावित्री जी ने सीढ़ियों पर बैठी हुई अपनी चारों बेटियों की तरफ इशारा किया। सेठ जी पूछते हैं कि तुम इन पैसों से क्या करोगी? इससे तो कुछ दिनों का ही खर्च चलेगा। मैं सब्जी का ठेला खरीद लूँगी और अपनी बेटियों के साथ मिलकर सब्जी बेचूंगी। इतना कहते ही फिर से आंखों से आंसू भर आए। सेठ सेठानी सावित्री जी की मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। बेचारी 4-4 बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी? वह कुंडल खरीदने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बदले में उन्हें 30,000 दे देते हैं। 2 दिन बाद सेठ सेठानी फिर से मंदिर आते हैं तो देखते हैं सावित्री जी ने वही मंदिर के पास ही एक सब्जी का ठेला लगाया हुआ है, जिस पर सभी ताज़ी सब्जियां रखी हैं। अपनी बेटियों के साथ सब्जियों को बेच रही हैं। सावित्री जी की ईमानदारी को देखकर सेठ सेठानी उनके पास जाते हैं, जिन्हें देखते सावित्री जी कहती है, अरे साहब बताओ, आपको क्या सब्जी चाहिए? आपने हमारे ऊपर इतना एहसान किया है, हम आपको ऐसे ही सब्जी दे देंगे। नहीं नहीं, हम सब्जी लेने नहीं आए, बल्कि तुमसे कुछ कहने आए हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो अपनी बेटियों के साथ मेरे घर में आकर रह सकती हो। दरअसल हम दोनों पति पत्नी बहुत बड़े घर में अकेले रहते हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। शादी को पूरे 50 वर्ष हो गए हैं। खाली घर काटने को दौड़ता है। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर में ना तो कोई बात करने को है, ना ही कोई अपना। तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग मेरे घर में आकर रहे।
साहब, मैं बिना कुछ काम धाम के आपके घर में फोकट में नहीं रहूँगी, मगर आपके घर में कुछ काम धाम हो और आप मुझे काम के बदले पैसे देंगे तो मैं आपके घर में रहूँगी। जिसे सुनकर सेठ सेठानी खुश हो जाते हैं कि सच में सावित्री जी और उनकी बेटियां बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी हैं। उन्हें मुफ्त का रहने को और खाने को मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसने स्वीकार नहीं किया। मेरा घर बहुत बड़ा है और बहुत सारे काम भी हैं। मेरा रसोइया काम छोड़कर चला गया है। मेरी पत्नी को खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर तुम्हें खाना बनाने का और साफ सफाई का काम आता हो तो मेरे घर में आकर रह सकती हो। बहुत सोच विचारने के बाद सावित्री जी अपनी बेटियों से सलाह मशूरा करती है। गरिमा यह निर्णय लेती है कि माँ, हमें काम भी मिल रहा है और रहने के लिए छत भी मिल रही है, तो अच्छा है कि हम सेठ जी के घर चलते हैं। काम भी करते रहेंगे और उसके बदले में पैसे भी मिलेंगे। ठीक है सेठ जी, आज तो नहीं, कल से हम आपके घर आ जाएंगे। आप बता देना हमें कहाँ आना है। ठीक है, हम आपको कल खुद ही लेने आ जाएंगे, इधर ही मिलना हमें। इतना कहकर सेठ सेठानी घर के लिए चले गए। तभी मंदिर में सावित्री जी के बहू बेटे भी आते हैं और सावित्री जी को और उनकी चारों बेटियों के साथ सब्जी का ठेला लगाए हुए देखते हैं। पहले तो बहू ठहाका लगाकर हंसती है, फिर कहती है, मैंने कहा था ना कि तुम माँ बेटी की यही औकात है, या तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करोगी या बर्तन धोगी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें सड़कों पर सब्जी बेचनी पड़ेगी। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें अपनी किसी सहेली से और सोसाइटी मेंबर से नहीं मिलाया, वरना वह लोग क्या सोचते। और तुम्हें यही शहर मिला था सब्जी बेचने के लिए, कुछ तो मेरे बारे में सोच लिया होता। बहू, अगर आज मुझे सब्जी का ठेला लगाना पड़ रहा है तो इसके जिम्मेदार भी तुम दोनों ही हो, क्योंकि तुम दोनों के कहने पर ही मैंने गांव की ज़मीन और घर बेचा था। लेकिन शहर में आकर बेटा इतना स्वार्थी निकल गया, इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। अगर गांव में मेरा घर और ज़मीन होती तो हम उधर वापस चले जाते, लेकिन इन दोनों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारा सब कुछ छीन लिया और उसके बाद घर से निकाल दिया। लेकिन एक दिन हमारा समय ज़रूर बदलेगा। जितना आज मेरा और मेरी बेटियों का मजाक बनाती हो, एक दिन देखना तुम्हारी बराबरी पर मेरी बेटियां खड़ी होकर के दिखाएंगी। बहू फिर से हंसते हुए कहती है, क्यों मजाक करती हो माँ जी, सब्जी का ठेला लगाकर तुम्हारी बेटियां मेरी बराबरी करेंगी। जाओ बुढ़िया, मेरे घर के पास से सब्जी का ठेला हटाओ। सब्जी के ठेले से सब्जियों को उठा उठाकर महेश फेंक देता है। गरिमा, मेघा, सुधा सब्जियों को फेंकने से मना करती हैं, लेकिन सब्जियों को फेंककर बहू बेटा कार में बैठकर चले गए। आज सावित्री जी और उनकी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उन सब के दिल में एक ऐसी तमन्ना जाग उठी थी कि बस अब किसी तरह से बड़ा आदमी बनकर दिखाना है, खूब सारे पैसे कमाने हैं और भाई भाभी को दिखाना है कि पैसे कमाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े हम चारों बहनों को, लेकिन अपनी माँ का सर कभी नहीं झुकने देंगे। माँ, तुम चिंता मत करो। सुबह सुबह मंदिर के पास सावित्री जी अपनी बेटियों के साथ बैठी ही थी कि सेठ सेठानी कार लेकर लेने आ गए और भगवान के दर्शन करने के बाद उन सबको अपने घर ले गए। सच में सेठ जी का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर में रहने वाले सिर्फ 2 ही सदस्य थे। बाहर की तरफ से एक कमरा बना हुआ था जो कि उनके घर के रसोइया का था। सावित्री जी बेटियों के साथ उसी में रहने लगती है। एक दिन सेठानी देखती है कि सावित्री जी की दोनों बड़ी बेटियां घर का सारा काम निपटाने के बाद फटी पुरानी सी किताबों से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। क्या पढ़ रही हो बेटा? कुछ नहीं मैडम जी, यह मेरी पुरानी किताबें हैं। पढ़ाने का बहुत शौक़ है, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छूट गई, इसलिए अपनी पुरानी किताबों को पढ़कर मन बहला लेती हूँ। क्या तुम्हें पढ़ने का शौक़ है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कल ही हम तुम्हारा किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा देते। तुम्हारा ही क्यों, तुम चारों बहनों का कॉलेज और स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। आराम से पढ़ाई करना। सेठानी की बात सुनकर चारों बेटियों की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। पढ़ाई की बात आने पर एक बार भी उनकी बेटियां मना नहीं करती हैं। घर के सारे काम धाम करने के बाद सावित्री जी की चारों बेटियां मन लगाकर पढ़ाई करती हैं। गरिमा का LLB करने का सपना था और वह जल्दी ही अपने सपने को पूरा कर लेती है।
दूसरे नंबर की बेटी मेघा पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी, वह भी पुलिस विभाग में एक अफसर बन जाती है। तीसरे नंबर की बेटी को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए माँ कहती है कि उसे अपना बिजनेस करना है और वह एक छोटा सा बुटीक का बिजनेस शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलने लग जाता है, खूब मुनाफा होता है और छोटी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है। इसी तरह करते करते पूरे 10 साल बीत गए। दूसरी तरफ इन 10 सालों में महेश और रिया की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। रिया के पिताजी, जिसके बिजनेस में महेश पार्टनर था, उसकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। सारा बिजनेस का भार महेश के कंधों पर आ गया था। महेश बिजनेस में पार्टनर जरूर था, लेकिन उसे बिजनेस को चलाने की बारीकियां पता नहीं थी और ना ही उसने कभी उन्हें सीखने की कोशिश की। सिर्फ ऊपरी तौर पर वह अपनी पत्नी के पिता का साथ देता रहा। धीरे धीरे उसे बिजनेस में घाटा होता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा बिजनेस बिकने के कगार पर आ गया। आज वही दिन है। पूरे शहर में हल्ला है कि राय साहब के बिजनेस की बोली लगने वाली है। करोड़ों रुपए की बोली लगेगी। बोली लगने का एक निश्चित समय तय किया गया। शहर का एक बहुत बड़ा हॉल है जहां पर महेश और रिया बैठे हुए हैं। पिता के बिजनेस को टूटते हुए और बिकते हुए देखकर रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, उन लोगों के पास बिजनेस को बचाने के लिए इतना पैसा नहीं है फिर से खड़ा कर सके। अगर बेचेंगे नहीं तो और भी बर्बाद हो जाएंगे। पूरा घर बार बेचने के बाद भी वो अपने बिजनेस को बचा नहीं पाए। बिजनेस को बचाने के चक्कर में रिया और महेश को अपना घर भी बेचना पड़ा। सारे जेवर बेच दिए, लेकिन फिर भी बिजनेस को नहीं बचा पाए। अंत में एक छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट लेकर उसमें दोनों रह रहे हैं। पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग बोलियां लगा रहे हैं। बोली 1 करोड़ से शुरू होती है, तभी दूसरा व्यक्ति 1 करोड़ 20 लाख बोल देता है। फिर बीच में एक और व्यक्ति उठता है जो 1 करोड़ 50 लाख की बोली लगाता है। 1 करोड़ 50 लाख पर बात डन होने वाली होती है, तभी पीछे बैठी हुई एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो 2 करोड़ की बोली लगाती है। 2 करोड़ की बात सुनकर पीछे पलटकर सभी लोग देखने लगते हैं कि कौन है जो बिजनेस को 2 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार है। पीछे गरिमा अपनी माँ के साथ बैठी हुई है जिसने 2 करोड़ की बोली लगाई है। 2 करोड़ पर बात डन हो जाती है। बाद में स्टेज पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लड़की को बुलाया जाता है। लड़की अपने साथ अपनी माँ को भी लेकर आई है। दोनों लोग स्टेज पर आते हैं तो सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। अरे यह तो हमारे शहर की बहुत बड़ी वकील गरिमा है और साथ में उसकी माँ सावित्री जी हैं। यह सुनकर महेश और रिया दोनों को गौर से देखते हैं क्योंकि दोनों के चेहरे की रंगत बदल गई है। माँ जब पहले उसके पास रहती थी तो एकदम से दुबली पतली थी, सूती साड़ी पहनकर रहती थी, लेकिन आज उन्होंने सिल्क की महंगी साड़ी पहनी हुई है। बेटे ने माँ को स्टेज पर देखा। गले में एक बड़ी मोटी सी सोने की चैन पहनी है, हाथ में घड़ी बांधी है। पास में ही नीले रंग का सलवार सूट पहने अपनी बहन गरिमा खड़ी है, जिसे देखकर बहू बेटे दोनों के होश उड़ गए। यह कैसे हो सकता है? महेश के हाथ पर चींटी काटते हुए उसकी पत्नी कहती है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या वह वही बुढ़िया है जिसे मैंने घर से धक्के मारकर निकाला था, या कोई और है? अरे यह तो मेरी माँ और बहन ही हैं जिसने हमारा डूबता हुआ बिजनेस खरीदा है। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। तभी स्टेज पर महेश को बुलाया जाता है। सामने अपने बेटे बहू को देखकर सावित्री जी और उनकी बेटी भी चौंक जाती हैं। थोड़ी ही देर में सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद महेश बिजनेस के सारे कागजात गरिमा को हैंडओवर कर देता है। तभी गरिमा का ड्राइवर आता है और कहता है, मैम साहब चलिए, बाहर कार खड़ी हुई है, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर का केस आपके पास आया है, वह तभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी चलिए। फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद गरिमा माँ का हाथ पकड़कर कार के पास ले जाने लगती है। सावित्री जी और उनकी बेटी के पास इतना सारा पैसा और रुतबा देकर बहू रिया के होश उड़ गए। सब्जी का ठेला लगाने वाली बुढ़िया कितनी आगे बढ़ गई, उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज आंखों के सामने जो देखा वो भी सच है। तभी बहू कहती है,
अब तुम खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो? तुम्हारी माँ बहन के पास इतना सारा पैसा है, जाओ मेरे पिताजी के डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए उनके आगे हाथ पैर जोड़ो, पैसे मांगो और मेरे पिताजी के बिजनेस को फिर से उठाओ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ रिया? बहुत साल पहले उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, अब किस मुँह से उनके पास जाऊँगा? क्यों आज तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा है तो क्या अपने बेटे की मदद नहीं करेगी? तुम उनके बेटे हो, जब तुम्हें रोता गिड़गिड़ाता हुआ देखेंगी तो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगी। उनका दिल पिघल जाएगा। भागे भागे वह बेटे उनके पास आते हैं, बहू बेटे उनके पास आते हैं और कहते हैं, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। घड़ियाली आंसू निकालते हुए रिया भी कहती है, माँ जी माफ़ कर दो, अपनी बेटी को देखो कितना परेशान है। भाभी की बात सुनकर गरिमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। कहती है, अच्छा भाभी, जब आप लोगों ने हमें घर से धक्के मारकर निकाला था तब हम भी परेशान थे, आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की थी तो आज हमसे अपनी मदद की उम्मीद कैसे कर सकती हो? और भाभी तुम्हें तो अपने पैसों का बहुत घमंड था, आज कहाँ गया तुम्हारा पैसा और घमंड? जहाँ मुझसे बात करना तक तुम्हें गवारा नहीं था, आज मेरे सामने हाथ जोड़कर पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही हो। तभी सावित्री जी बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगाती हुई कहती है, बेटा तुम्हारे घर जाते वक्त मैंने कहा था ना कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। माना कि एक दिन मेरी बेटियां तुम्हारे बराबर खड़ी होकर के दिखाएंगी, और आज देखो मेरी बेटियां तुमसे बहुत आगे निकल गई हैं। तुम्हें अपने पैसे का और अपने इस स्टेटस का बहुत ज़्यादा घमंड था, तो देखो पूरे शहर में मेरी बेटियों के चर्चे हैं। सभी लोग गर्व के साथ यह बताते हैं कि वह देखो सावित्री जी जिनकी 4 बेटियां हैं, बड़ी बेटी शहर की सबसे बड़ी वकील है, दूसरे नंबर की बेटी पुलिस ऑफिसर है और तीसरे नंबर की बेटी मेघा का शहर में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, और चौथे नंबर की बेटी का तो आज ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है, वह पास हो गई है, अब वह भी पुलिस अफसर बन जाएगी। जब लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हैं तो फ़ख्र से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मेरी बेटियां मेरी शान है। यह सुनकर रिया आग बबूला हो जाती है। मन में सोचती है, मैं तो समझ रही थी कि इसकी एक ही बेटी वकील बनी है, बाकी तो वैसे ही होंगी, लेकिन इसकी तो चारों बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी अफसर बन गई हैं। जलन के मारे रिया जली कुड़ी जा रही है। महेश कहता है, अगर वह चारों आपकी बेटियां हैं तो मैं भी तो आपका बेटा हूँ। आज आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है तो क्या मदद नहीं करोगी? कैसी मदद? कौन सी मदद? तुम्हारे जैसे बेटा होने से तो अच्छा है कि मुझे एक और बेटी होती तो भला होता, मुझे नहीं चाहिए था। तुम्हारे जैसा स्वार्थी और लालची बेटा जिसे पैसों के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, ना तो अपनी माँ और ना ही अपनी बहन, बस अपनी पत्नी के कहने में चलता है। तुमने कभी अपने बेटे होने का फ़र्ज नहीं निभाया और मुझे फ़र्ज का ज्ञान दे रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, इसकी लिस्ट अगर निकाल कर दे दूं तो गिनतियां करते रह जाओगे। इसलिए हट जाओ मेरे रास्ते से। जिस माँ का सब्जियां बेचना भी तुम्हें गवारा नहीं था, कभी यह चिंता नहीं की कि माँ को घर से निकाल दिया तो क्या खाएगी, बाहर अनजान शहर में कैसे रहेगी। इसलिए अब मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना और बहुत ध्यान रखना, कभी भी पैसे का घमंड मत करना, क्योंकि घमंड किसी का नहीं चलता है। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। तभी एक और लंबी सी गाड़ी आती है जिसमें से सावित्री जी की तीनों बेटियां उतरकर बाहर निकलती हैं। तीनों कहती हैं, माँ जल्दी से मंदिर चलो, मैंने मंदिर में दान करने के लिए सब कुछ खरीद लिया है, बस आपको अपने हाथ से वह सारा सामान दान करना है। आज मेरी चारों बेटियां इतनी आगे बढ़ गई हैं, इतनी तरक्की कर ली है, और देखो हमारी छुटकी ने भी यूपीएससी क्लियर कर लिया है, अब वह भी पुलिस अफसर बन जाएगी। सावित्री जी सलाम देकर अपनी छोटी बेटी को गले से लगा लेती है। इधर सास और ननद के ठाठ को देखकर रिया के पसीने छूट रहे। उस दिन को याद कर रही है जिस दिन उसने इन पांचों का घर से निकाला था, और आज देखो सभी कितने बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हो गई हैं और मैं सड़क पर आ गई हूँ। सावित्री जी चारों बेटियों के साथ कार में बैठकर मंदिर के लिए निकल पड़ती है।
बेटी बहू की तरफ पलटकर भी नहीं देखती है। सावित्री जी की चारों बेटियों ने मिलकर शहर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया है, जहाँ पर अब वह रहती हैं और अपने साथ मदद करने वाले सेठ सेठानी को भी रखती हैं, क्योंकि उन दोनों ने सावित्री जी और उनकी बेटियों के साथ जो किया है इतना तो अपने भी नहीं करते हैं। बहुत सारे एहसान थे उन लोगों के, इसलिए बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ना सावित्री जी ने सही नहीं समझा। अपने घर ले आई और उनकी ठीक से देखभाल करती हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।